बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। जो भी नुमाइंदे चुनकर आए थे जनवरी 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें, उन सब को आज डिजोल कर दिया गया है। वहाँ की तस्वीरें कुछ भयावह भी आ रही हैं तो कुछ मानवीय भावनाओं के अनुरूप भी आ रही हैं। लेकिन हमारे देश में जो संघी लिब्रांडू नफरतबाज और दो रुपल्ली ट्रोल बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए टुकड़ों पर हमेशा नफरत उड़ेलते रहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत के हिंदू ये माने कि ये कौम ही ऐसी है, ये जहाँ भी रहती है वहाँ आतंक फैलाती है, झगड़े करवाती है, मार काट मचवाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश में जो हुआ वो मुसलमानों के कारण हुआ, और वही मुसलमान जो उस किताब को पढ़ते हैं, वो धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप जो सीखते हैं, वही मुसलमान भारत में है। जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है और आधा सच और आधा झूठ उसमें मिक्स करके प्रदर्शित किया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए यहाँ के मुसलमानों के ऊपर भी वैसा ही किया जाएगा, तब वो अत्याचार रोकेगा। यहीं आ गए। आखिर में इनका निचोड़ ही ये होता है कि कुछ भी मुद्दा इनके पास आए उसको घुमा फिरा के हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर अटैक करवाना, भारत के हिंदुओं के द्वारा ही, ये इनका जाल होता है। बहुत सारी तस्वीरें आई, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। अब तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि मस्जिद में अजान हो रही है, अजान से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि कोई भी धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। वहाँ सुरक्षा भी लोग कर रहे हैं। अटैक की भी तस्वीरें, उससे मना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 5% जो आरक्षण था, आरक्षण वाले मुद्दे में, वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी मिलना था, मिला हुआ था पहले, और उसी को अब हटाया गया है। तो गुस्सा उनके प्रति प्रदर्शनकारियों का था। प्रदर्शनकारियों की और भी वीडियो आई, कुछ प्राइवेट कपड़े उस दफ्तर में घुसकर, पीएम आवास में घुसकर वो लहराते हुए नज़र आ रही हैं। शेख मुरबी रहमान जी की जो स्टैचू है उसको तोड़ा तो गया ही, उसके ऊपर पेशाब करने की भी तस्वीरें आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी, उसके सदस्यों को, चुने हुए नुमाइंदों को पीटा भी जा रहा है, उनका खिलाफ ज्यादतियाँ भी की जा रही हैं। ये सारी तस्वीरें आई, ये बांग्लादेश की आई। लेकिन बिलीव करने के लिए, आपको बताने के लिए, इस देश का सारा तंत्र जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के लिए काम कर रहा है, वो यही चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर इस देश के हिंदू अटैक करें। क्यों? क्योंकि वो इनसे सीखें। ये बता रहे हैं कि मुसलमानों, वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक एक करके दिखाना चाहूँगा इनकी पहले स्ट्रेटजी क्या थी और किस रोड मैप के चलते अब निष्कर्ष के ऊपर आ गए। सुरेश चौहान के इनका ट्वीट आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या लिखा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशियों के साथ होगा तो वहाँ भी रोकेगा। हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, और घुसपैठिए कौन? लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने बताया था, वही घुसपैठिए, मुसलमान, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, मुसलमानों में बांट देंगे। आ गई ना वही बात। इनको हमारे देश के मुसलमानों से नफरत है। ये चाहते हैं कि इस देश की सरकार तुरंत एनआरसी सीएए लेकर आए और इस देश के मुसलमानों को आसपास के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ में भेज दे और इस देश में सिर्फ एक ही समुदाय के व्यक्ति रहें। इनको पता है यह असंभव है, लेकिन इसकी ज्वाला जलती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इजाफा होता रहेगा। मुद्दों के ऊपर देश की जनता को लाना नहीं पड़ेगा। इनकी राजनीति और कुर्सी यूं ही चमकती रहेगी। और भी ट्वीट दिखा दो, सुरेश चौहान के ही नहीं, और भी सारे के सारे नफरतबाज इसी प्रक्रिया में लग गए हैं। अब काजल हिंदुस्तानी ने क्या लिखा? एक मुस्लिम अपने ही इस्लामिक देश के मुस्लिम फाउंडर का पुतला तोड़ रहा है। जो अपने लोगों के ना हुए वो हिंदुओं के क्या होंगे? जो अपने लोगों के ना हुए वे हिंदुओं के क्या होंगे? यानी कि ये कहीं भी रहेंगे तो अपनी कौम के प्रति ही और अपनी किताब के प्रति ही इनकी श्रद्धा है, हिंदुओं की नहीं हो सकती है, हिंदुओं को काफ़ी नहीं मानेंगे, ये दिखाने की कोशिश हो रहे हैं। तो भाई साहब, हमारे फाउंडर कौन थे? भारत के फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। उनके हत्यारे कौन थे? वो किससे जुड़े हुए थे? गोडसे कौन था? किस शाखा से जुड़ा हुआ था? उसको, गांधी जी के विचार और देश के फाउंडर को मारने वाला कौन था? उसके साथ कौन खड़े हुए था? उसको आज भी कौन पूजता है? ये शिक्षाएं दे रही हैं देश की जनता को। आज ये मूर्ख समझने लगी हैं कि अतीत की यादें धूमिल हो चुकी हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है आज के दिन, वहीं तो इस देश में हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरखों से प्रभावित एक व्यक्ति ने, गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी ना। तो इस देश में कई साल पहले हो गया और वही प्रक्रिया आज बांग्लादेश में हो रही है। मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो ये कह रही हैं कि हिंदू इस देश में जो हैं वो बाहर भी जो हैं वो समझ लीजिए ये अपने ही नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे। मुझे किस तरफ इशारा है जान लीजिए मेरे भाई। महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने क्या कहा कि अगर हिंदू बांग्लादेश में टारगेट करके मारे जा रहे हैं तो हम यहाँ हमारे अपने देश में बांग्लादेशियों को, एक भी बांग्लादेशी को सांस क्यों लेने दे रहे हैं। हम भी चुन चुन के मारेंगे। हिंदू लाइव्स मैटर, चुन चुन के मारेंगे। और बांग्लादेशी कौन है, रोहिंग्या कौन है, घुसपैठिए कौन है, ये स्वयं तय करेंगे। इनके लिए इनके आंकड़े होंगे, इनकी सोच होगी, उन्हीं के अनुसार बताएंगे कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी हैं, ये मुसलमान हैं। चुन चुन कर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक महाराष्ट्र से नितेश राणे कह रहा है। नफरती फैक्ट्री वालों की चांदी हो गई है। बांग्लादेश मुद्दा ऐसा फंस गया है इनकी नज़र में और जहन में कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई थी उसको चौड़ा करके उनके बीच दंगे करवाना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उपचुनाव होने हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, उनको भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश का हिंदू और मुसलमान इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा? इन फर्जी राष्ट्रवादी जिनका अतीत क्या कहता है, इनके वैचारिक पुरखे क्या कहते हैं, जो हमेशा से किसी की गुलामी के करते नजर आए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की शनाख्त करके उनके खबर देते अंग्रेज़ों को नज़र आए, जो ध्वज नहीं लहरा पाए, जो आज़ादी से दुश्मनी करते थे, जो मनुवादी सोच के चलते महिलाओं को अधिकार देने के पक्षधर नहीं थे, आज वो अगर सत्ता में आ गए हैं तो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उठ खड़े हो। यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए हैं उनको सांस मत लेने दो, उनको हम चुन चुन के मारेंगे। तुम मार दो नितेश राणे, आगे जाओ ना। तुम सोचते होगे कि तुम्हारी इस तरह की सोशल मीडिया पर वक्तव्य देने से आम हिंदुस्तान का हिंदू सड़क के ऊपर आ जाएगा। नहीं, अब दुनिया सचेत हो चुकी है। ये भारत नया भारत है और तुम्हारे कुचलने से और तुम्हारे इसी षड्यंत्र का भोग भोगने से अब अक्ल ठिकाने आ चुकी है, अंधभक्ति की पट्टी उतर चुकी है। हम नहीं आएंगे। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जिसको चुन चुन कर मारना है तुम मारो। सरकार किसकी है? कई राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कई सेंटर में तीसरी बार मोदी जी की सरकार आ चुकी है। कर क्या रहे हैं? 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने दम पर बांग्लादेश का निर्माण करवाया। अमेरिका से धमकी आ रही थी, अमेरिका का जंगी जहाज आने ही वाला था, चंद घंटे ही इंदिरा गांधी के पास थे। पाकिस्तानी सेना को समर्पण बांग्लादेश में करवाया, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराकर बांग्लादेश बनाया। मोदी जी ने क्या किया? श्रीलंका में क्या हो गया? अपने पड़ोसी देश में क्या हो गया? बांग्लादेश जो हमने बनाया था उसके साथ आज ये क्या हो गया? मोदी जी कर क्या रहे थे? एक तो ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बांग्लादेश को अपने ताकत के बल पर उन्होंने बनाया और उसका एहसान रहेगा हमेशा जब तक बांग्लादेश रहेगा। और एक मोदी जी हैं जो खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। और आज भी स्टैंड ये है कि और दिनों तक, थोड़े और समय तक हम वॉच करेंगे कि वहाँ सिचुएशंस कैसी हैं। शर्म नहीं आती? श्रीलंका में समय रहते मोदी जी को क्या सिचुएशन सुलझानी नहीं चाहिए थी? क्या बांग्लादेश में नहीं सुलझानी चाहिए थी? और पड़ोसी राज्यों में सिचुएशन बिगड़ी है, जहाँ अब चाइना समर्थित सरकारें बन रही हैं, वो क्यों बनी? क्या कर रहे थे मोदी जी? इनकी इंटेलिजेंस और विदेश मंत्री तो कहते हैं कि मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे विदेश मंत्री बना दिया। बस यही उनकी क्वालिफिकेशन है, यही उनकी एलिजिबिलिटी थी। मोदी जी की दया पर बन गए तो दया पर बन गए, अब यही दया याचना दिखेगी। अब कोसो जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को और सबको बदनाम करने लग जाओ ना। इनके नफरती चिंटू बताएंगे कि हथियार लेकर खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ही खड़े हो जाओ। यही आता है इनको, इस परिधि से बाहर निकल नहीं सकते। इनके अंदर जो नफरती कीड़ा दौड़ रहा है वो हमेशा इनको चैन से बैठने ही नहीं देता है। कोई मुद्दा फंस जाओ, इनको देश की जनता को आपस में लड़ाना ही है। ये तो कुछ मैंने ट्वीट्स दिखाए हैं, सारे नफरतबाज हर बार जिनका मैं जिक्र करता हूँ वो तो कह रहे हैं कि चुन चुन कर हिसाब होगा।
देश में भी जो बांग्लादेश में हुआ, ये रोहिंग्या, ये इसी समुदाय के लोग हमारे देश में ही आगे यही करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी सचेत हो जाइए, पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लिए, इनको निपटा दीजिए, उस दिन की प्रतीक्षा मत कीजिए। समझ रहे हो ना, बेवकूफ़ मत बनना गया। ये दंगे कराने की फिराक में है, और जब जब दंगे होते हैं भाजपाई हिंदुओं को डराते हैं और हिंदू डरकर भाजपा को वोट देते हैं। ये दिखाएंगे कि हम ही संरक्षण कर सकते हैं मुसलमानों से, तुम्हारा भाईचारे से तो ये फिसड्डी होते जाएंगे। अयोध्या में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए, और कई धार्मिक स्थल अब उपचुनाव में हैं, वहाँ पर हार जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हार जाएंगे, महाराष्ट्र में हार जाएंगे, झारखंड में हार जाएंगे, फिर दिल्ली में हार जाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि नफ़रत के बीज बोएं। अब एक बांग्लादेश के मुद्दे से पूरे देश में देखिए नफरतबाजों ने, गोदी मीडिया के सारे IT सेल के जरिए कितनी सनसनी फैला रखी है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कितनी हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर 40 अमेंडमेंट आ रहे हैं, और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने वक्फ बोर्ड की हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। जितने भी मुद्दे चल रहे, विवाद चल रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और उन ज़मीन के ऊपर कोई भी ईदगाह बना होगा, मस्जिद बनी होगी, दरगाह बना होगा, कब्रिस्तान बना होगा, उनको क्या तोड़वाया नहीं जाएगा? वो ज़मीन जिनकी थी उनको वापस देने के लिए क्या संघ से जुड़े हुए लोगों को सड़कों पर निकाला नहीं जाएगा? ये होगा, मैं तुम्हें भविष्य बता रहा हूँ मेरे प्रिय भारतवासियों। इनकी स्ट्रेटजी को समझे। अब इन्होंने नफ़रत का न्यूक्लियर विस्फोट करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर की धरातली ज़मीन को चुन लिया है। बांग्लादेश से इंसिडेंट से हमारे देश में इतने झूठ और सनसनी फैला रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ रहा है कि इंडिया के लोग यहाँ के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उसको एग्जग्रेट करके कुछ झूठी खबरें फैला के यहाँ के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के लेकर जो निर्णय आएंगे, और हर शहर और गांव में जो मस्जिद, मजार और कुछ ऐसे ही ढांचे बने हुए हैं उनको ढाने के लिए इनका बुलडोज़र आएगा, तो क्या गांव और शहर का माहौल होगा, आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मुंह में हमें ये धकेलने जा रहे हैं। इस उंगली से जो वोट का बटन दबाते हो ना, चाहे कुछ हो जाओ, इनका बुलडोज़र चाहे किसी की दहलीज के ऊपर आ जाओ, नफ़रत के नाम पर वोट मत देना, नहीं तो कई साल पीछे हम चले जाएंगे। ये शेख हसीना की तरह भाग जाएंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों से हर वर्ग, धर्म और जाति को भूलकर सड़क के ऊपर होगा। उस दिन क्या होगा? मोदी और शाह जहाज़ में बैठकर भाग जाएंगे। इनके नफरती चिंटू अंडरग्राउंड हो जाएंगे। गोदी मीडिया वालों का हिसाब किताब हो ही जाएगा, जिस तरह अब बांग्लादेश में हो रहा है। क्या बचेगा? नुकसान तो हमारा हुआ ना। इससे पहले ही सचेत हो जाइए। सरकार अगर किसी कदम के ऊपर चल रही है, वो अपने वोट बैंक के प्रति नफरत फैलाना चाहती है, तो उस नफरत के जाल में अपने आप को मत जाने दीजिए। ये देश हमारा है, इसकी संरक्षण हमें ही करनी है। आएंगे कुछ लोग और चले जाएंगे, इनको जाने दीजिए आप, इनको बैठाने मत, बैठाइए मत। समय बदल चुका है। नमस्कार।